Hello friends, I am CA Rahul Agarwal. I welcome you all to my YouTube channel Step Ahead Classes. फ्रेंड्स हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें लास्ट क्लास में हमने 2021 का क्वेश्चन स्टार्ट किया था। मैंने इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को एक पार्ट ऑलरेडी करा दिया था जिसमें हमसे नेट परचेजेस, नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछी थी। आज आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उसको पढ़ेंगे और फिर उसने क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा है, ठीक है, उसको समझेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दो पॉइंट्स रेलेवेंट थे, नेट परचेज, नेट सेल और क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, वो डिस्कस हो चुके थे। थर्ड पॉइंट कहता है, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। राइट ऑफ फर्दर ₹4,000 एज बेड। 4,000 रुपए बेड डेट्स हो गए। ये फर्दर बेड डेट है। फर्दर बेड डेट मतलब होता है जो एडजस्टमेंट में दे रखी हो। एडजस्टमेंट में जो चीज दे रखी होती है उसकी एंट्री पास नहीं हुई, मतलब बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये एंट्री पास ऑलरेडी नहीं हुई, ठीक है। एडिशनल डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 गिवन टू डेटर्स। डेटर्स को 1,000 रुपए डिस्काउंट देना पड़ा, तो डिस्काउंट देने की एंट्री क्या होनी चाहिए? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, खर्चा है, किसको दिया? डेटर को। हमारे डेटर कम हो गए, असेट्स कम होती है तो क्रेडिट, तो टू डेटर अकाउंट। मेंटेन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2%। हमें डिस्काउंट ऑन डेटर्स मेंटेन करना है 2% का। मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10%, और डाउटफुल डेट्स पर प्रोविजन बनाना है कितने का? 10% का। तो पहले कौन सा बनेगा? पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री होती है और उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर्स की होती है, क्योंकि डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट किसको देंगे? जो हमारे बैड नहीं हुए या फिर जिसको हम बैड नहीं मान रहे, दोनों चीज ना। एक तो जो बैड डेट हो गए वो वैसे ही हटा दो, और एक वो भी जिनके अगेंस्ट हम कह रहे हैं कि ये डूब सकता है पैसा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी जब माइनस कर लेंगे उसके बाद सोचेंगे किसको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स की जो एडजस्टमेंट होती है वो बाद में करते हैं। मैंने एडजस्टमेंट्स कराते वक्त ये दोनों एडजस्टमेंट आपको समझाई हुई है, तो एक बार प्लीज जाकर वहां पर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, इंक्लूडेड अमंग द डेटर्स इज ₹3,000 ड्यू फ्रॉम जेड। जेड से 3,000 रुपए लेने, वो डेटर्स में लिखा है। एंड इंक्लूडेड अमंग द क्रेडिटर्स ₹1,000 ड्यू टू हिम। मतलब हुआ क्या? डेटर्स में हमने लिख रखा है ड्यू फ्रॉम जेड, जेड से लेने हैं ₹3,000, और क्रेडिटर्स में लिख रखा है ड्यू टू जेड ₹1,000। 3,000 रुपए लेने हैं और 1,000 रुपए उसको देने हैं, तो ऐसे ही लिखो ना फिर कि ड्यू फ्रॉम जेड 2,000 रुपए। अल्टीमेटली तो जो कॉमन है वो काट दो दोनों में, ये 2,000 बच गया। तो डेटर और क्रेडिटर में जो चीज कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। ये थोड़ी ना करेंगे 3,000 रुपए पहले जेड से लेंगे फिर कहेंगे ये 1,000 अपने रखो, तो नेट ऑफ कर दो दोनों को, ठीक है। ये एंट्री इन्होंने बताई हमें। ये थर्ड पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया। अब एक बार आंसर द फॉलोइंग में सेकंड पॉइंट पढ़ो। बी पॉइंट मतलब क्या मांग रहा है हमसे? हमसे ये कहता है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी डेबिटेड इन टू द P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 in respect of bad debts, discount on debtors, provision for doubtful debt, provision and discount on debtors। मतलब दोनों का प्रोविजन और दोनों एक्चुअल वाले, बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। और सी पॉइंट में पूछता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन 31st March 2020। ये दोनों चीजें हमसे क्वेश्चन ने पूछी है, ठीक है। ये सारा एक दूसरे से लिंक दिया, डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सब हमसे पूछा। एक एक कर कर चलते हैं कैसे हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, पहले तो अब डेटर्स का बैलेंस बच कितना गया वो निकालते हैं। एक चीज याद रखना, पहले सारी रेक्टिफिकेशन करनी होती है, तब जाकर प्रोविजन के बारे में सोचा जाता है।
कोई अगर रेक्टिफिकेशन है, कोई एडजस्टमेंट आपको करनी है, वो सब पहले कर लो, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ। ठीक है, अब जैसे ये 1000 रुपए माइनस करने हैं हमारे को, तो वो पहले कर लेंगे ना, वो जो ड्यू फ्रॉम जेड वाला था वो पहले कर लेंगे। और भी लास्ट क्लास में हमने एक दो चीजें देखी थी जो डेटर्स में होनी थी। वो क्या थी? सेकंड पॉइंट में आ रहा था, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने कहा था वो याद रखना। जैसे था कि गुड्स सेल प्राइस 37,500 वर गिवन अवे एज फ्री सैंपल टू महेश अ कस्टमर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। एक हमने फ्री सैंपल दिया था, वो हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया, जिसकी एंट्री हमने गलती से डेटर डेबिट टू सेल्स कर ली। होनी नहीं थी, ये तो एडवर्टीजमेंट टू परचेज होनी थी, बट हमने डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल कर लिया था। तो वहां सेल में से तो हटा लिया था लास्ट क्लास में, बट अब डेटर्स की तो बारी अब आई है, तो डेटर में से भी हटा लो। ठीक है, और एक और चीज थी, अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेजे थे। ये सेकंड पॉइंट में ही दे रखा है, इसी पैराग्राफ में जो अभी पढ़ रहे थे हम। गुड्स फॉर ₹50,000 वर सेंड टू अ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। वो अभी वापस कर सकता है, तो वहां सेल में से हटाए थे और कहा था डेटर में से भी हटेंगे, और किस में ऐड होंगे? क्लोजिंग स्टॉक में। तो डेटर में से वो भी हटेंगे, तो डेटर में ये दोनों चीजें हटी, जेड वाला अमाउंट हटा। तो ये पहली सारी एडजस्टमेंट्स कर लो, तब प्रोविजन के बारे में सोचेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन ने थर्ड पॉइंट में बताया था फर्दर बेड डेट हुए 4,000 रुपए के और डिस्काउंट दिया हमने 1,000 रुपए का। ये दोनों चीजें हुई, इससे भी हमारे डेटर्स कम होंगे। मैंने आपको एडजस्टमेंट पढ़ाते वक्त भी बताया था कि बेड डेट का प्रोविजन बनाने से या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाने से ये चीजें रुकनी जाएगी। अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लेंगे तो ऐसा नहीं है कि बेड डेट ही नहीं होगा हमारे यहाँ। भाई अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया तो वो अमर नहीं हो जाता, कंपनसेट करने के लिए होता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी जस्ट कंपनसेट करने के लिए, बेड डेट का नुकसान तो अब भी होगा, वो हो रहा है। तो बेड डेट हुए तो डेटर से कम होंगे वो, बस वो तो इसलिए बना था, उसका ऑब्जेक्टिव ये था P&L पर उसका इंपैक्ट उस साल ना पड़े बाद में, जबकि पता हमें अभी चल गया। समझ में आया? तो इससे भी हमारे डेटर कम होंगे। बेड डेट की एंट्री होती है बेड डेट डेबिट टू डेटर, डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। दोनों से हमारे डेटर्स पर इंपैक्ट पड़ता है, दोनों कम होते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट करने के बाद जो डेटर्स बचे उस पर फिर प्रोविजन बनाने का हम सोचते हैं कि अभी आगे के लिए भी कुछ प्रोविजन बनाना है क्या। ठीक है, तो हमें जो डेटर्स दे रखे हैं वो कितने हैं? वो डेटर्स हैं 2,56,000। अब इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं। लेस, सबसे पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं जो सेकंड पॉइंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन थी। एक तो फ्री सैंपल की, फ्री सैंपल दिए थे हमने महेश को, जो महेश को फ्री सैंपल दिया था वो माइनस कर लो, वो था 37,500 का। फिर अप्रूवल बेसिस के लिए गुड्स भेजे थे, वो भी सेल्स और डेटर दोनों में से माइनस होता है, 50,000 वो माइनस कर लो। फिर थर्ड पॉइंट में आओ। थर्ड पॉइंट में तीन चीजें हैं। एक तो बेड डेट्स हो गए, इससे हमारे डेटर कम हो जाते हैं, बेड डेट्स हो गए 4,000 के। फिर हमने डिस्काउंट अलाउ करा, इससे भी डेटर्स कम हो गए। कितने के? डिस्काउंट हमने अलाउ किया है 1,000 रुपए का। और एक और चीज हुई, ड्यू फ्रॉम जेड, जेड से जो ड्यू था 1,000 रुपए वो भी हमें खत्म कर देने, क्योंकि 3,000 हमारा उसमें इंक्लूड है और 1,000 रुपए क्रेडिटर्स में, तो दोनों में जो मिनिमम है उसको खत्म कर देते हैं। तो डेटर्स हमारे ग्रॉसली, या ऐसे कह सकते हैं ग्रॉसली डेटर्स, ग्रॉस डेटर्स कितने बच गए वो माइनस करके बता दो। अब कितनी फिगर आ रही है? वो आएगी 1,62,500। ये हमारे डेटर्स बच गए। एक्चुअल डेटर्स तो देखो ये 1,62,500। अब
इस फर्म ने क्या डिसाइड किया कि हम प्रोविजन भी बनाएंगे। प्रोविजन बनाएंगे दोनों, डाउटफुल डेट का भी बनाएंगे और डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी बनाएंगे। डाउटफुल डेट का बनेगा 10% का और डिस्काउंट का बनेगा 2% का। पहले डाउटफुल डेट का लिखना होता है, बाद में डिस्काउंट का। ठीक है, तो डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनाओ, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैंने जब ये एडजस्टमेंट पढ़ाई थी तब बताया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनता है डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट इंटू आर बाई 100। तो डेटर्स माइनस ये फर्दर बैड डेट इंटू रेट लगा देते हैं। वो तो अब इसमें इतनी सारी एलिमिनेशन की चीजें आ गई, मतलब रेक्टिफिकेशन करने को आ गया आपको कि वो उसने फ्री सैंपल भी गलती से इसमें डाल दिया, अप्रूवल बेसिस की भी एडजस्टमेंट है। तो प्रोविजन आप हमेशा लास्ट में बनाते हो, ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। और उस प्रोविजन में भी दो प्रोविजन होते हैं, एक डाउटफुल डेट का, एक डिस्काउंट का। तो पहले डाउटफुल डेट का बनता है, लास्ट में डिस्काउंट ऑन डेटर्स का बनता है। ठीक है, प्रोविजन तो अगले साल के, मतलब इसके लिए बन रहा है कि अब भी हमें ये उम्मीद नहीं है कि इतना भी पैसा मिल जाएगा, तो वो लास्ट में सोचेंगे ना, इसलिए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रेट बताया 10% का, एट द रेट ऑफ 10%, तो बना दो 16250। ये अमाउंट आ रहा है 146,250। इस पर प्रोविजन बनाएंगे। अब इस पर जो बचा, इस पर हम लोग प्रोविजन बनाएंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये कितना बोला था, 2% का। इसका 2%, 146,250 का 2%, जो कि होता है 2925। लास्ट में फिगर बच गई हमारी 143,325। देखिए ये हमारा जो सी पॉइंट है ना, अभी बी नहीं करा हमने, लेकिन सी पॉइंट का जो डेटर्स टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, जो डेटर्स बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे, वो है ये 143,325। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब हम पहले बी पॉइंट भी देख लेते हैं, जिसमें हमें ये पूछा था कि P&L में आप क्या क्या लेके जाओगे, बैड डेट्स के नाम पर, डिस्काउंट के नाम पर, प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम पर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के नाम पर। ठीक है, देखिए तो ये जरूरी था पहले करना, इसलिए क्योंकि इसी से ही फिगर उठकर वहां जाएगी। बी पॉइंट कर रहे हैं, जो बैड डेट्स का ट्रीटमेंट पूछा उसने कि बैड डेट्स के नाम पर हम P&L में कितना लेकर जाएंगे। तो देखो बैड डेट्स आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, पर्टिकुलर्स में आपको बैड डेट्स गिवन है 500। आप पर्टिकुलर्स में चेक करो, एडिशनल इंफॉर्मेशन से पहले हमें दे रखे हैं 500। ब्रैकेट में लिखा है कुछ, आफ्टर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स ऑफ 2500 रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग 1890। ये कह रहा है 2500 रुपए की बैड डेट्स रिकवरी हुई थी, वो इसमें से ही एडजस्ट कर दी। और ये जो डेटर्स ड्यू थे ये 2018-19 के थे, ये पैसे मिल गए हमें, तो हमने बैड डेट्स जो रिकवर हुए हैं वो इसी में से एडजस्ट कर दी। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। बैड डेट्स अगर रिकवर होते हैं पुराने, तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, वो डायरेक्टली इनकम में जाता है। वो ये जो नुकसान बैड डेट्स है, वो ये दोनों एक दूसरे से नेट ऑफ नहीं हो सकते। बैड डेट्स तो हम बना रहे हैं जो हमारे डेटर डूब जाएंगे उसके लिए, और बैड डेट्स रिकवर्ड है जो पहले कोई डेटर डूब गया था, वो बाय चांस अब पैसा देने आ गया, जिससे हमें उम्मीद नहीं थी, वो पैसा देने आ गया। तो ये दोनों आपस में कहीं भी नेट ऑफ नहीं हो सकते। तो इसने गलत किया हुआ है। बैड डेट 2500 उसने पहले माइनस कर दी रिकवरी, आप वापस ऐड बैक कर दो, गलत है ये। तो बैड डेट कितने हो गए एक्चुअल में, 3000। ठीक है, ये तो हो गए जो ट्रायल वाले हैं। फिर नीचे एडजस्टमेंट में भी दे रखे हैं फर्दर बैड डेट। एक है न्यू प्रोविजन, जो हमने अभी निकाल लिया, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अमाउंट भी हमारे पास है। और ओल्ड प्रोविजन आपको पर्टिकुलर्स में दे ही रखा होगा, हाँ दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 रुपए का।
तो वही याद होगा P&L में कैसे लेके जाते हैं, टू बैड डेट, एड फर्दर बैड डेट, एड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन। टू बैड डेट, एड फर्दर बैड डेट, एड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन। एक तरीका तो यह ऐसे कर लो। आपको लेजर बनाकर करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, जैसे क्वेश्चन ने किया है, तो आप लेजर बनाकर भी कर सकते हो। ठीक है, तो लेजर बनाकर तो क्वेश्चन ने दे ही रखा है। आप चाहो तो मैं डायरेक्टली यहां पर कर दिखा देता हूं कि P&L में कैसे जाएगा। लेजर मैंने तब बताया था वैसे एडजस्टमेंट के टाइम पे, जब ये वाली एडजस्टमेंट बताई थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। टू बैड डेट कितना है, टोटल बैड डेट है 3,000 रुपए के, जो ट्रायल वाले। एड फर्दर बैड डेट्स हमें गिवन है 4,000 रुपए के। एड न्यू प्रोविजन हमने कितना बनाया था, चेक कर लो भी, डेटर्स में बनाया था 16,250 का, माइनस ओल्ड प्रोविजन पर्टिकुलर्स में हमें दे रखा है 10,000 रुपए। ये सब करके आ रहा है अमाउंट 13,250। ये जाएगा अमाउंट P&L में। ये तो अभी बात करी हमने बैड डेट्स और प्रोविजन की। अब वो पूछ रहे डिस्काउंट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का कैसे जाएगा। ठीक है, देखिए वो भी बिल्कुल ऐसे ही जाता है। या यहीं बना लेते हैं, इसी में। टू बैड डेट्स की जगह लिख दो डिस्काउंट अलाउड। क्या पर्टिकुलर्स में दे रखा है कि डिस्काउंट अलाउड ऊपर, मतलब ट्रेडिंग की जो ये ट्रायल बैलेंस की जो पर्टिकुलर्स दे रखे हैं ना ऊपर, उसमें है कहीं डिस्काउंट? हाँ, डिस्काउंट अलाउड 2,000 रुपए, बिल्कुल इसकी तरह ही बनता है। एड फर्दर डिस्काउंट अलाउड, कोई फर्दर डिस्काउंट अलाउ किया हमने? हाँ किया, नीचे एडजस्टमेंट में था ना 1,000 रुपए का। एड न्यू प्रोविजन, नया प्रोविजन कितने का बनाया था हमने अभी? 2,925 का, माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन जो कि कितना दे रखा है 1,800 रुपए का। टू डिस्काउंट अलाउड, एड फर्दर डिस्काउंट अलाउड, एड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन। वो किसी क्वेश्चन में नहीं आया था इसलिए शायद डिस्कस नहीं हुआ होगा पहले, बट है सिंपल सा ही, बिल्कुल सिमिलर है जैसे डाउटफुल डेट्स का होता है वैसे इसका होता है। ठीक है, तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 4,125। आया आप लोगों को ये अच्छे से समझ में? आप चाहो तो इसको लेजर के तरीके से भी कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन ने इसमें आंसर में सॉल्व करके दिखा रखा है, वो भी ठीक है तरीका। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं। It was discovered during 1920 that 25,000 being repairs to machine incurred on 1st July 2017 had been capitalized and 45,000 being the cost of machine purchased on 1st October 2016 had been written off to stores and wages to stores and wages rupees 5,000 paid for its installation has been debited to wages account। बड़े बेकार तरीके से एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया, बट हम इसको ब्रेक कर करके एक एक चीज को पढ़ते हैं। It was discovered that during 1920 that 25,000 being repairs to machine incurred on 1st July 17 has been capitalized। एक रिपेयर करवाई थी मशीन, तो नॉर्मल खर्चा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है,
ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है नहीं जिसका फायदा हमें 1 साल से ज़्यादा मिलेगा। जैसे अगर बिल्डिंग पर हम वाइट वॉश करवाएं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये P&L में जाएगा डायरेक्टली। लेकिन अगर आप बिल्डिंग पे एक फ्लोर बढ़वा लो, बिल्डिंग को पूरा रिनोवेट करवा लो, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो असेट में जुड़ेगा। इन्होंने नॉर्मल रिपेयर करवाई थी कितने की, 25,000 की। कब? 1 जुलाई 2017 को। गलती से उसको कहां लिख दिया, कैपिटलाइज कर दिया, असेट में ले गए। असेट में ले गए तो फिर वो डेप्रिसिएशन भी लगता रहा होगा उस पर। और आज हम अब 2019-20 की बुक्स बना रहे हैं, है ना। देखो ये गलती ये दिखी, एंड 45,000 being the cost of machine purchased on 1st October 2016 had been written off to the stores। 45,000 रुपए जो मशीन की कॉस्ट थी, परचेज करा था 1 अक्टूबर 2016 को। 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीन परचेज करी थी 45,000 रुपए की, वो गलती से स्टोर्स में लिख दी। एक स्टोर्स का लेजर था उसमें लिख दी, ये तो मशीन में ही जानी थी। तो जिसको नहीं लेके जाना था उसको तो ले गए रिपेयर को, इसको लेके जाना था इसको नहीं लेके गए। एंड 5,000 वेजेस पेड फॉर इट्स इंस्टॉलेशन हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। कहने का मतलब मशीन ये टोटल 50,000 की पड़ गई थी हमें, हमने 45 को कहीं स्टोर्स में लिख दिया और 5,000 को वेजेस में लिख दिया इंस्टॉलेशन के खर्चे को। दोनों ही गलत है। ये पूरे 50,000 रुपए को मशीन में लिखना था हमें, ठीक है, ये भी गलती है। A machine costing rupees 1,90,000 was purchased on 1st July 2019। एक मशीन जो 1,90,000 रुपए की है वो 1 जुलाई 2019 को परचेज की गई थी, ठीक है। इसके बाद फुल स्टॉप है। तो अभी तक तो कोई गलती नहीं बताई इसमें, मशीन परचेज करना कोई गलती थोड़ी ना है। वेजेस रुपीज 10,000 पेड फॉर इट्स इंस्टॉलेशन हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। जो वेजेस पे करे थे 10,000 रुपए इसको इंस्टॉल करने के लिए, वो वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिए गलती से। वो कहां लिख दिए? वेजेस अकाउंट में। मतलब 1,90,000 रुपए तो असेट में ही लिखे रहे, लेकिन इस पर जो इंस्टॉलेशन, ये जो वेजेस का खर्चा था, इंस्टॉल करने का खर्चा था, इसको वेजेस में लिख दिया। तो ये 10,000 रुपए की ही गलती है, 1,90 की नहीं है। और ये कब की बात बता रहा है? ये इसी साल की बात बता रहा है, 1 जुलाई 2019 की। 19-20 की बुक्स बना रहे हैं ना, ठीक है। ये और गलती हुई। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20% पर एनम है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगता हुआ आ रहा है। वैसे मैं डेप्रिसिएशन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगा, लेकिन आपको इतना तो पता ही होगा कि WDV और SLM दो मेथड्स होते हैं। SLM में डेप्रिसिएशन हमेशा सेम लगता रहता है। WDV पे जो नई वैल्यू आती है माइनस करके, जैसे 100 रुपए पे डेप्रिसिएशन लगा 10%, तो 10 रुपए हो गए, माइनस करके वैल्यू कितनी बची एसेट की? 90। अब 90 पे लगेगा, तो 90 पे 10% लगा, कितना हो गया? 9। अब माइनस करके 81 बच गई, अब 81 पे लगेगा। ऐसे लगता रहता है, ठीक है। SLM में सेम वैल्यू पर लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट भी, तो वो सेम रहता है हर साल, ठीक है। तो ये बहुत सारी गलतियां क्वेश्चन ने बताई है, उसको हमें ठीक करना होगा। लेकिन दिक्कत ये जो ये हमें कॉस्ट दे रखी थी, कोई दे रखी थी 1 जुलाई 17 की, कोई दे रखी थी 1 अक्टूबर 2016 की। और तब की कॉस्ट से हमें क्या मतलब? हमें तो अब की कॉस्ट चाहिए, उसकी अब की कितनी कॉस्ट है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ये जो इन्होंने मशीन परचेज करी थी 25,000 रुपए की 1 जुलाई 2017, मशीन परचेज्ड ऑन, नहीं मशीन नहीं परचेज करी थी, सॉरी, रिपेयर करवाया था। रिपेयर्स टू मशीन ऑन कब करवाया था? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017। कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 2017, इसकी 1 जुलाई 2017 को कॉस्ट कितनी थी? इसकी कॉस्ट थी 25,000। तो सबसे पहले तो क्योंकि गलती से इसको मशीन में ले गए, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा। कौन से साल में? 2017-18 में। लेस डेप्रिसिएशन फॉर
2017-18 कितना लगा होगा? 25,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 20%। और कितने मंथ्स का लगा होगा? 1 जुलाई से 31 मार्च, ये हो गया 9 महीने का। ये मार्च की बुक्स है ना, हाँ 9 महीने का। तो इस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा 3750 का। माइनस कर वैल्यू आ गई ऑन, जब 17-18 की वो लग गई तो 1 अप्रैल 2018 को वैल्यू आ गई इसकी 21250। 21250। फिर 18-19 में लगा होगा डेप्रिसिएशन फॉर 2018-19, वो किस पर लगा होगा? 21250 इंटू 20%। अब तो पूरे साल का लगेगा। पहले तो 1 जुलाई को आई थी तो जुलाई से मार्च का लगा, अब पूरे साल का लगा दो। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 20%, ये हो गया 4250। ये माइनस करके वैल्यू बची 17,000 रुपये। ये हमारी वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019। हम 19-20 की ही बुक्स बना रहे हैं। तो देखो, एक्चुअली जो ट्रायल बैलेंस में आपको प्लांट एंड मशीनरी लिखा है 4,88,200 लिखा है ना। अब 4,88,200 जो वैल्यू लिखी है, ब्रैकेट में लिखा भी है वैसे बिफोर रेक्टिफिकेशन, और वो ऑब्वियसली बिफोर रेक्टिफिकेशन ही होगा क्योंकि इतनी गलतियां बताई है, तो वो ये थोड़ी ना कहेगा कि ये सब हम ऑलरेडी कर चुके। ठीक, तो 17 की वैल्यू ये थी, लेकिन 1 अप्रैल 19 को वैल्यू इसकी 17,000 रुपये। तो ये जो 4,88,200 है, इसमें 17,000 रुपये इससे रिलेटेड जुड़े हुए जो हमें हटाने होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखो, हमें तो ये आप ऊपर पर्टिकुलर्स बता दिए ट्रेडिंग से ट्रायल बैलेंस से लेकर। ट्रायल बैलेंस से क्या दिया कि प्लांट एंड मशीनरी 4,88,200 है। ये गलतियां ठीक करने से पहले ये वैल्यूज कब की हैं? ये वैल्यूज इसी साल की हैं, बस इन्होंने क्या है, रेक्टिफिकेशन नहीं करा। एक तो ये जो नीचे रेक्टिफिकेशन बताई है 2-3, वो नहीं करा, और डेप्रिसिएशन हमें लगाना है 20% का इस साल का। ठीक है, इन्होंने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन लगाया होता, अच्छा आपको कैसे पता डेप्रिसिएशन इसने लगा दिया या नहीं लगाया? हो सकता है इस साल का डेप्रिसिएशन भी लगा दिया हो। अगर डेप्रिसिएशन लगा दिया होता तो वो भी तो ऊपर पर्टिकुलर्स में दे रखा होता, जो ट्रायल बैलेंस के पर्टिकुलर्स हमें दे रखे हैं ऊपर, तो वो इसमें दे रखा होता, बट नहीं दिया। नहीं दिया इसका मतलब क्या है कि ये डेप्रिसिएशन इन्होंने कैलकुलेट इस साल का नहीं करा। तो इस साल का तो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे, माना, लेकिन ये जो रिपेयर करा था 25,000 रुपए का, ये 1 जुलाई 2017 से पर्टेन करता है। ठीक है, 1 अप्रैल 19 को इसकी वैल्यू कितनी है? 17,000 रुपए। वो हमारे 4,88,200 में जुड़े हुए होंगे, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कोई मशीन है ही नहीं, ये जबरदस्ती लिखते हुए आ रहे हैं हम लोग। बट अब 25 तो हटा नहीं सकते, 25 तो बची ही नहीं उसकी वैल्यू, अब वैल्यू ही 17 बच गई, तो उसको हटा देंगे 17। समझ में आया ये चीज? तो ये मैं हटा दूं यहां से। एक तो ये गलती थी। दूसरी गलती इन्होंने क्या करी, जो मशीन लेनी चाहिए थी बुक्स में, जो इन्होंने 45 + 5 50,000 हो गए ना टोटल, क्योंकि 45,000 रुपये की तो थी जो स्टोर्स में डाल दी, और 5,000 रुपये वेजेस में। ये बात कर रहा हूं मैं 1 अक्टूबर 2016 की, वो इन्होंने लिया नहीं। तो आइए उसकी बात करते हैं। मशीन परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016, कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर 16 कितनी थी इसकी कॉस्ट? 45,000 एड इंस्टॉलेशन, और उसको इंस्टॉल कराने का भी खर्चा। इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना हुआ था? 5,000 रुपये का, तो ये हो गया 50,000 रुपये। अब सबसे पहले डेप्रिसिएशन इसका लगा होगा 16-17 में। डेप्रिसिएशन फॉर 16-17 कितना लगा होगा? 50,000, मतलब लगना चाहिए
लगना चाहिए डेप्रिसिएशन, ये तो असेट माना ही नहीं इन्होंने, लगना चाहिए था 16-17 में 50,000 इंटू 20% इंटू 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने होते हैं, 6 महीने, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया 5,000 रुपये का, ये आ गया 45,000, ये आ गई वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2017। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 17-18 में 45,000 का 20%, 9,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया 36,000 वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 18। फिर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए 18-19 पे, $7,200, तो ये हो गया 28,800, ये आ गई वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब वही बात कि जो 4,88,200 है उसमें ये वैल्यू हमें जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने ये गलती नहीं की होती तो हम 1 अक्टूबर 2016 को 50,000 रुपये वहां लिखते और फिर लिखते लिखते ये 1 अप्रैल 19 को इस वैल्यू पर आ जाते। तो चलो वहां तो गलती नहीं ठीक कर सकते, अब इस साल तो ठीक कर सकते हैं गलती, ये साल चल रहा है तो आज पता चल गई, अब ठीक कर लो। तो 28,800 रुपये हम इस साल के जब प्लांट एंड मशीनरी के लेजर में इसको जोड़ लेंगे और इससे पहले वाला जो अमाउंट था उसको हटा लेंगे, क्योंकि वो जबरदस्ती लिखा रह गया, रिपेयर करवाया था, और इसको अब लिख लेंगे। आया समझ में? और एक तीसरी गलती और है, लेकिन वो इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसका थोड़ा ही फर्क पड़ेगा, उस पर डेप्रिसिएशन का तो अभी लगा ही नहीं ना उस पर डेप्रिसिएशन। 1 जुलाई 2019 को एक मशीन खरीदी थी 190 की, वो तो इन्होंने मशीन में लिखी, लेकिन उस पर जो वेजेस पे करे 10,000 रुपये उसको इन्होंने वेजेस में ही लिखे रहने दिया, जबकि जाने थे वो मशीन में। जो भी कोई मशीन असेट्स हम परचेज करते हैं उसके जो इंस्टॉलेशन के खर्चे होते हैं वो असेट में ही जोड़े जाते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से इंस्टॉलेशन करने का सारा खर्चा असेट में ही जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वो इसने नहीं किया तो वो हम अब कर देंगे, पर उसमें डेप्रिसिएशन की बात नहीं है, क्योंकि अभी इस साल का डेप्रिसिएशन तो हमें खुद लगाना है, अभी तक उन्होंने लगाया नहीं है। ठीक है, तो अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में पहले रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो टू बैलेंस पीडी, डेप्रिसिएशन बाद में लगाएंगे। 488,200 ये तो आपको दे रखा है, 488,200 बैलेंस है ना। अब इसमें हमें क्या क्या काम करने थे, एक तो जो 17,000 रुपये का बैलेंस है रिपेयर वाला उसको जबरदस्ती लिख रखा था, हटा दो, अब हटा दो। असेट डेबिट होते हैं बढ़ते हैं, तो हटा रहे हैं तो क्रेडिट कर दो, तो बाय लिखेंगे हम लोग, P&L अकाउंट अमाउंट आएगा 17,000 रुपीज। ये P&L से क्यों हटाएंगे, क्योंकि अब रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट एंड लॉस से ही हो सकती है। ये सारा डेप्रिसिएशन वगैरह हम कहां लेकर जा रहे थे, P&L में। ठीक है, तो कोई भी चीज बढ़ेगी घटेगी असेट में तो वो P&L के थ्रू ही रूट होगी। तो 17,000 रुपये ये हो गए, और अब 17,000 रुपये तो कम कर दिए, एक असेट को लेकर आओ 28,800 की टू P&L अकाउंट 28,800। एक्चुअली ये जो P&L है ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर था क्लास 11th में, वहां पर भी बताया था कि या तो ट्रायल बैलेंस से पहले गलती पता चल जाए, ट्रायल के बाद पता चले, या तीसरा होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद पता चले, तो वो
P&L के थ्रू ही करना पड़ता है, अगर फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद गलती पता चलती है, क्योंकि अब कोई चारा नहीं है, अब इस साल ही उसका बर्डन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमने ये करा ना, P&L डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, तो P&L डेबिट करने का मतलब क्या हुआ भाई, बात सही है, वो रिपेयर था, P&L में ही जाना था लास्ट में उस साल, लेकिन तब जा नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, अब वो गलती ठीक कर दो, अब ले जाओ P&L में। अब आप कहोगे कि नहीं, वो अमाउंट तो कुछ और था, उसका रिपेयर का अमाउंट तो था 25,000 रुपये, हम लेके जा रहे हैं 17, तो ठीक है ना, 8,000 रुपये डेप्रीसिएशन में ऑलरेडी जा चुका होगा, अभी तक P&L के थ्रू ही तो गया होगा डेप्रीसिएशन भी, तो वो वैसे जा चुका, 17 बचा था वो अब चला गया, तो सब ठीक हो गया। 28,800 रुपये यहाँ लिख दिया हमने। और एक और थी वेजेस वाली गलती, वो वेजेस में लिख रखा था, वेजेस से हटाकर यहाँ लिख दो 10,000 रुपीज। आया समझ में? अब इसका बैलेंस बता दो, बैलेंस कितना बच रहा है। इसका बैलेंस सीडी आ जाएगा 5,10,000। ठीक है, ये तो 5,10,000 रुपये अभी रेक्टिफिकेशन करके आया। अब इस पर इस साल का लगाएंगे डेप्रीसिएशन, ये तो हमने बस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करा है। ये 5,10,000 में जो डेप्रीसिएशन लगेगा इस साल का, उसमें एक मशीन ऐसी है जो इसी साल आई है, जो जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए, 1,90,000 तो वैसे थी और 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन का खर्चा, तो टोटल 2 लाख की हो गई। तो उस पर तो डेप्रीसिएशन पीरियड के हिसाब से लगेगा, 1 जुलाई से, 1 जुलाई को ही खरीदी थी ना, हाँ, और बचे हुए पे पूरे साल का लगेगा, क्योंकि वो तो पहले से चलती आ रही है। ठीक है, तो बाय डेप्रीसिएशन 2 लाख पर तो लगाओ, 2 लाख पर तो लगेगा 20% 9 महीने का, प्लस जो बचा 3,10,000 है उस पर पूरे साल का लगा दो 20%। दिस प्लस दिस, ये कर कर डेप्रीसिएशन की फिगर आ जाएगी हमारी 92,000 रुपीज। ठीक है, ये 92,000 डेप्रीशिएट करा, लास्ट में बैलेंस सीडी निकाल लेंगे, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 5,10,000 माइनस 92,000, 4,18,000। समझ में आया आपको प्लांट एंड मशीनरी का पॉइंट? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब तो बस एक चीज कह रहा है क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग में देखो, हम लोग 4 चीजें पढ़ चुके हैं, ए बी सी डी, डी तक कर लिया। ई क्या बोलता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल बिफोर मेकिंग एन एडजस्टमेंट फॉर करंट ईयर्स प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस की एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि प्रॉफिट लॉस की अगर करवाता तो फिर से पूरा पढ़ना पड़ता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो कहीं ना कहीं हर जगह हिट हो रहा है, यहीं इतनी बार हिट हो गया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, फिर ये डेप्रीसिएशन भी लगाया हमने, ये सब P&L के ही तो पार्ट है। ऐसी तो हमने हर पॉइंट में कहीं ना कहीं P&L का जिक्र करा था, बट इसने कहा कि छोड़ो, प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा, बस कैपिटल बता दो कितनी आएगी। तो कैपिटल तो दे ही रखी होगी पर्टिकुलर्स में, जो ट्रायल बैलेंस के पर्टिकुलर है, कैपिटल दे रखी है 798,100। तो जो क्लोजिंग कैपिटल है वो हमारे को दे रखी है, कितनी है, 7,98,100। बस उसमें पर्टिकुलर्स में ये एक चीज देखो क्या है, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम पर टैक्स, किसकी इनकम पर, ओनर की। एक्चुअली जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करता है ना, उसमें टैक्स की आइज में दोनों एक ही चीज है, ओनर की ही फर्म मानी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ओनर के ऊपर जो टैक्स लगता है, ठीक है, ओनर पे ही टैक्स लगता है, फर्म पे अलग से कोई टैक्स नहीं लगता। बाकी पार्टनरशिप फर्म्स में टैक्स लगेगा, कंपनी का अलग टैक्स लगेगा, वहां पर तो फिर वो बिजनेस का टैक्स हो गया। बट सोल प्रोप्राइटर जब काम करता है तो ओनर की इनकम पर टैक्स लगता है। बट अगर वो फर्म से पे कर रहा है तो ये उसकी ड्रॉइंग्स हो गई, क्योंकि वो पर्सनल जो टैक्स उसने पे किया वो फर्म से पे किया, तो ये ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स माइनस कर दो 10,000 रुपए की। कोई और ड्रॉइंग्स भी थी,
हाँ, एक और पड़ी थी, याद आ रही है, लास्ट क्लास में हमने देखी थी ये वाली, सेकंड पॉइंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में, कि गुड्स जिसका सेल प्राइस 25,000 है वो प्रोप्राइटर ले गया पर्सनल यूज के लिए, उसको रिकॉर्ड नहीं किया। उसकी एंट्री मैंने 2-3 बार पहले भी बताई, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स माइनस कर लो 20,000 रुपये। 20 क्यों, 25 क्यों नहीं, कॉस्ट ही तो माइनस करेंगे, अपने आप को थोड़ी ना सामान बेचेगा वो, सेलिंग प्राइस तो कहीं आएगा ही नहीं। वैसे भी हम टू परचेजेस बोल रहे हैं, परचेज की प्राइस ही माइनस करेंगे। तो ये 30,000 रुपये आप इसमें से माइनस कर लोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 7,68,000 क्लोजिंग कैपिटल। आया समझ में आपको ये? ठीक है, तो हमने 2018 का, 19 का, फिर ये वाला 2021 वाला, ये तीनों पेपर की प्रैक्टिस कर ली है। आप लोगों को लगे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो हम 1-2 पेपर और कर लेंगे, बट कंसेप्ट्स आपके सारे समझ में आने चाहिए। मैंने कोशिश करी है पूरा चैप्टर को ढंग से कवर कराने की। ठीक है, आपको क्लास समझ में आई हो थोड़ी बहुत भी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।